सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पर पहुंचे, फिर सबसे बड़ा जूना अखाड़े के साथ मिलकर किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। कतार में आकर सभी 13 अखाड़ों ने स्नान किया। संतों का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर जमा थे। लोग नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगाते नजर आए। 30 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम तट पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से संगम तट पर 20 क्विंटल फूल भी, पुष्प भी आज बरसाए गए। महाकुंभ का विहंगम दृश्य अभी आपने देखा। अब आपको महाकुंभ में होने वाली भव्य गंगा आरती दिखाते हैं। त्रिवेणी घाट पर होने वाली इस आरती को देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे थे और कहा जा रहा है यह आरती आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। संगम जाने वाले रास्तों पर 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला दिखा। प्रयागराज जंक्शन से 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर लोग संगम तट पर पहुंचे। भीड़ को देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे कर दिए गए। वसंत पंचमी पर अमृत स्नान में 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 36 करोड़ 97 लाख से ज्यादा सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह इतनी बड़ी संख्या है जितनी बड़ी संख्या किसी देश की आबादी ना हो। कुछ गिने चुने मुल्कों में इतनी बड़ी आबादी रहती है जितनी बड़ी आबादी संगम तट पर अभी तक डुबकी लगा चुकी है। महाकुंभ मेले में 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। भीड़ को संभालने के लिए 100 से ज्यादा नए आईपीएस को उतारा गया है। हेलीकॉप्टर से भीड़ की मॉनिटरिंग की गई। 2750 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए सुबह 3 बजे से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी व्यवस्था को मॉनिटर करते नजर आए, ताकि इस बार के स्नान में, इस बार के अमृत स्नान में किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। रात भर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक चलती रही। लखनऊ में सीएम आवास पर ही कंट्रोल रूम बनाया गया। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और सीनियर अफसरों के साथ सीएम योगी तड़के 3 बजे से खुद मॉनिटरिंग पर लगे और वजह आपके सामने है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि इस बार का अमृत स्नान सबसे सुगम, सबसे सफल और सबसे कामयाब माना जा रहा है। अमृत स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं व्यवस्था को लेकर क्या कहते नजर आए, खुद उनकी जबानी सुनिए। आज हमारा अमृत स्नान और अंतिम स्नान है। आज जितने भी हम संत महात्मा हैं सभी ने बहुत अच्छा स्नान किया। नागाओं ने बहुत अच्छा स्नान किया। आज का स्नान बहुत ही सुंदर स्नान रहा और मेला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया। ये दिव्य स्नान हमारे सबके जीवन में, भक्तों के, संतों के जीवन में साक्षात्कार रूपी, सफलता रूपी बसंत लाए, यही शुभ भावना इस स्नान के पीछे होती है। पूरी मानव सृष्टि में जैसे बसंत आती है, ऐसे ही मानव सृष्टि में बसंत आए, आनंद, उत्साह और एकता का संदेश लाए। और हमारा सनातन धर्म जो है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस संदेश के साथ आगे बढ़ते रहे। इतना लाखों लोग आकर तारतम्य की बिना आज स्नान संपन्न हुआ। हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रयास सफल हुआ। महाकुंभ मेले में बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान के अवसर पर स्वच्छता के भी विशेष इंतजाम किए गए। सीएम योगी के निर्देश में मेला क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए सफलतापूर्वक जो लक्ष्य दिया गया उसे पूरा किया गया। 4200 हेक्टेयर में फैले विशाल मेला क्षेत्र में श्रद्धालु की सुविधा के लिए 44 घाट बनाए गए। इन घाटों की स्वच्छता सफाई के लिए 15,000 सफाई मित्र, 2,500 से ज्यादा गंगा सेवा दूत लगातार काम करते रहे। बसंत पंचमी के मौके पर मेला प्राधिकरण ने विशेष सफाई अभियान भी चलाया, जिसका नतीजा ये रहा कि इस बार की व्यवस्था सबसे बेहतर व्यवस्था मानी गई।
आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। क्या राहुल गांधी पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं? कहा जाता है सियासत में विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए होता है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे की कमियां जनता के सामने रखते हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, लेकिन कई बार तारीफ भी सुनने को मिल जाती है। कभी ये खुलकर होती है तो कभी ये अनजाने में होती है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या आपने कभी मोदी सरकार को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कोई ऐसी बात सुनी है जो पॉजिटिव सुनाई देती हो? मेरे जहन में, मेरी याद में ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है, लेकिन आज शायद ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि आपको हम राहुल गांधी का पूरा बयान भी सुनवाएंगे, जिसमें पहले राहुल गांधी ने तारीफ की, उसके बाद मोदी सरकार पर ताना मारा। लेकिन हुआ क्या, यह देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम मोदी को घेरते घेरते उनकी तारीफ कर गए। यह तारीफ थी पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की। राहुल गांधी ने कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसे बढ़ाने का प्रयास पीएम मोदी ने किया है। वो मेक इन इंडिया का एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो अच्छा प्रयास था। इस तारीफ के बाद राहुल गांधी अपने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में फिर से आ गए। उन्होंने कहा कि प्रयास तो अच्छा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। यानी तारीफ के साथ साथ ताना भी राहुल गांधी मारते नजर आए। The Prime Minister, something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. तो कह रहे राहुल गांधी की एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा आइडिया था, लेकिन ये फेल हो गया। तो क्या आंकड़ों की नजर से देखें तो वाकई मेक इन इंडिया फेल है? अगर इसको आंकड़ों की कसौटी पर कसें तो क्या रिजल्ट आता है, आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से मेक इन इंडिया मंत्र दिया था, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत के आयात में कमी लाई जाए और जो चीजें हम बाहर से खरीदते हैं उसे खुद देश में मैन्युफैक्चर किया जाए। मेक इन इंडिया, निर्यात को बढ़ावा मिले, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट ने कई कीर्तिमान रचे हैं। कैसे, कितना बदलाव आया, आइए देखते हैं। 10 साल में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 से बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई। भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल आज की तारीख में मेड इन इंडिया हैं। पिछले 10 साल में औसतन हर घंटे एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ है। 1,41,000 से ज्यादा स्टार्टअप, और इससे करीब 16 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 2014 से 2024 तक 667.4 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। 2020 में पीएलआई योजना शुरू हुई। जून 2024 तक 16 अरब डॉलर का इसमें निवेश हुआ। पीएलआई से इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल्स में 8.5 लाख रोजगार सृजित हुए। राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ की, लेकिन कहा यह फेल हो गया। लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि मेक इन इंडिया का असर हुआ है, और यह असर सोसाइटी में, देश में दिख रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब आगे बढ़े तो यूपीए सरकार की खामियां गिनाने में भी पीछे नहीं रहे। एनडीए को घेरते घेरते राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार भी अपने 10 साल के शासनकाल में नहीं कर पाई थी।
universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with me. संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी अपने 40 मिनट के भाषण में कई मुद्दों पर बात करते नजर आए। जहां एक तरफ उन्होंने मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट पर सरकार की तारीफ की, लेकिन बाद में इसे फेल बताया, तो वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते घेरते यूपीए सरकार को भी लपेट लिया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी जिक्र किया। राहुल गांधी के भाषण की उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी काफी तारीफ करती नजर आई। जब से मैं संसद में आई हूँ, तरह तरह के भाषण होते हैं। मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का, कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है, इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिशें करता है, वो खुद अपनी साजिश में इतना घिरा हुआ है कि अपने मुल्क बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अपने देश की आवाम नहीं उसे पसंद कर रही, यानी कि वहां के लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं कर रहे। वजह यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कभी पाकिस्तान की दिक्कतों पर ध्यान ही नहीं दिया, और आलम यह है कि पाकिस्तान अब पोलियो की मार झेल रहा है। पोलियो पाकिस्तान के लिए अब कैंसर बन चुका है, जबकि भारत 27 मार्च 2014 को ऑफिशियली पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित हो चुका है। पाकिस्तान पोलियो की मार से करा रहा है। आतंकवाद पैदा करने के लिए जो कट्टरपंथी सोच का बीज उसने बोया, उसी की वो फसल काट रहा है, जिसकी वजह से पोलियो अभियान के खिलाफ हिंसा तक हो रही है। पाकिस्तान में पिछले साल पोलियो के कई केसेस सामने आए थे। हाल ही में पूरे पाकिस्तान से सैंपल इकट्ठा किए गए, जिसमें 4 प्रांतों से सैकड़ों जगह पोलियो के वायरस मिले, जिसके बाद शाहबाज सरकार ने पोलियो के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की बात कही, लेकिन पहले ही दिन कई जगह हिंसक घटनाएं हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले में पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया गया, जिसमें एक पुलिस जवान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हमलावर पुलिसकर्मी की सब मशीन गन छीन कर भाग गए। और पाकिस्तान की तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी लचर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 2 देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही हैं जहां पर अभी पोलियो वायरस बचा हुआ है, जिसके लोग शिकार हो रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान में अचानक से पोलियो के सैकड़ों केसेस सामने आए। आधिकारिक आंकड़े जो पेश किए गए हैं उसके मुताबिक 73 केसेस मिले हैं। पोलियो वायरस ने दोबारा से वापस नहीं आया, बल्कि इसलिए आया क्योंकि 10 सालों से पाकिस्तान की सरकार ने पोलियो पर ध्यान ही नहीं दिया, खासकर पाकिस्तान के खैबर पख्तून इलाके में और बलूचिस्तान में। अचानक से केस बढ़े तो शाहबाज सरकार की नींद टूटी। फिर उन्होंने एक बार फिर से पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, लेकिन जो पोलियो ड्रॉप पिलाने जा रहे हैं, अब उन्हीं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। वजह यह कि लोगों के बीच ये खबर फैल गई है कि शाहबाज सरकार खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में पोलियो ड्रॉप के जरिए लोगों को जहर देकर मारना चाहती है। पोलियो के खात्मे के लिए ये टीम शबाना रोज मेहनत करते हुए दूर दराज इलाकों में, शहरों में, देहातों में, गोठों में, पहाड़ों में, हर जगह पहुंचकर पोलियो की टीम्स इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी निभाएंगे। और लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने की वजह से वहां के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वहां की पुलिस अपनी जान गंवा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में 73 केसेस सामने आए थे। बलूचिस्तान में 27, केपी में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में 23, सिंध में 21 और पंजाब में 2।
पाकिस्तान पोलियो मुक्त अपनी कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से भी नहीं बन पा रहा है। आतंकियों को बनाने के लिए पाकिस्तान में कट्टरपंथी विचारधारा को खूब बढ़ाया गया। यही विचारधारा अब पाकिस्तान के पोलियो अभियान की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। पोलियो वैक्सीन को मुस्लिम आबादी कम करने की साजिश माना जा रहा है। पोलियो वैक्सीन को नपुंसकता का कारण बताकर प्रचारित किया जा रहा है। 12 साल में पोलियो अभियान से जुड़े 284 लोगों की हत्या कर दी गई है। 166 पुलिसकर्मियों और 87 स्वास्थ्य कर्मियों की हत्या की जा चुकी है। यानी शहबाज सरकार की नाकामी और कट्टरपंथी सोच का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के हर प्रांत में पोलियो के वायरस मिल रहे हैं। 6 जनवरी से 15 जनवरी के बीच पूरे पाकिस्तान में सीवेज के सैंपल लिए गए, जिसमें 26 जिले पोलियो वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहां की स्थानीय मीडिया की माने तो पाकिस्तान के सीवेज के सैंपल से जंगली पोलियो वायरस टाइप 1 पाए गए हैं, जो पाकिस्तान के लिए अब टेंशन बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के किस प्रांत में कितने जिलों में पोलियो के वायरस पाए गए हैं। सिंध में 15 जिले जो कि वायरस से संक्रमित हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 5 जिले वायरस से संक्रमित हैं। बलूचिस्तान के 3 जिले वायरस से संक्रमित हैं। पंजाब के 3 जिले वायरस से संक्रमित हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोलियो से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन ही सबसे प्रभावी उपाय है, जिससे बच्चों को इस गंभीर वायरस से सुरक्षित रखा जा सकता है। 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए वैक्सीन की खुराक दी जाती है। ये नियमित होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब पोलियो के सबसे बड़े खतरे के सामने लाचार खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खतरा नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां खतरा बिना बताए पहुंचता है, खतरा बिना निमंत्रण के आता है। पोलियो वाले खतरे की बात अभी हमने आपको बताई, लेकिन टीटीपी और बीएलए ये 2 ऐसे नाम हैं जिसका नाम सुनकर शहबाज और मुनीर बंकर में जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेली है। मैं आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज हो गए। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में 18 पाक सैनिकों को मार गिराया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 4 सैनिक समेत 5 की मौत हो गई, जिसके काउंटर के लिए बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना पस्त नजर आ रही। मुनीर और शहबाज सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहे हैं। गीदड़ भभकी क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। टीटीपी बीएलए के सफाई की बात तो हो रही है, क्योंकि लेकिन रणनीति नजर नहीं आती है और ना ही कोई ऐसा एक्शन दिखता है जिसे लगे कि शहबाज मुनीर अशांत पाकिस्तान को कभी शांत कर पाएंगे। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पर हमला हुआ, जिसमें 3 गोलियां गवर्नर को मारी गई। पिछले महीने विदेशी राजनयिकों के काफिले को निशाना बनाया गया। ग्वादर में तो चीनियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना लाचार खड़ी है और यह चुनौती तब और भयावह हो जाती है जब सैनिक आर्मी से इस्तीफा दे दें। डर का आलम यह है कि आर्मी पुलिस से ज्यादा जवान खुद को तहरीके तालिबान के अंदर सुरक्षित पाते हैं, जिसकी वजह से खैबर जिले के तिरा घाटी में एक पुलिस कांस्टेबल ने टीटीपी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। उसने बोला, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ही ज्वाइन कर लो, कम से कम जिंदा तो बच जाएंगे। यानी शहबाज मुनीर से पाकिस्तान नहीं संभल रहा। और इस बात को सेना पर हुए हमले बयां करते हैं, कैसे सैनिकों की जान ताश के पत्तों की तरह टीटीपी ने लिए। टीटीपी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में टीटीपी ने 1758 हमले किए। और जब इतने हमले होते हैं, इसे जंग कहा जाता है। ये कोई आतंकी हमले नहीं है, ये जंग के दरमियान इतने फ्रीक्वेंट हमले किए जाते हैं। 1284 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। टीटीपी के अटैक में 1661 सैनिक घायल हुए और 49 पाकिस्तानी सैनिकों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बंधक बना लिया। लेकिन सिर पर सिर्फ टीटीपी ही नहीं नाच रहा, शहबाज और मुनीर के सिर पर बीएलए भी, बलोच लिबरेशन आर्मी भी तांडव कर रही है। 2024 के आंकड़े बीएलए के क्या हैं वो देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये चंद आतंकी घटनाएं हैं, वो दरअसल जंग है, वो एक ओपन वॉर है। बीएलए 2024 में सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। 2024 में बीएलए ने 302 हमले किए।
हमलों में 580 लोगों की जान गई। 280 से ज्यादा पाक सैनिकों को मार गिराने का दावा बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया। 171 हमलों में संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बीएलए का दावा तो यहां तक है कि बलूचिस्तान के मैक्सिमम इलाके से पाकिस्तान का कंट्रोल ढीला पड़ चुका है या खत्म हो चुका है। अब वहां बीएलए का कंट्रोल है। टीटीपी बीएलए के हमले से शाहबाज मुनीर पस्त हो गए हैं। अभी जो आंकड़े हमने आपको दिखाए वो टीटीपी और बीएलए ने खुद जारी किए हैं। और पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है? 10 सालों में 2024 पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे घातक साबित हुआ है। 2024 में पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए। ये पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट है वहां के मीडिया के हवाले से। इन हमलों में पाकिस्तान के 685 सैनिकों की जान गई है। हमलों में 1612 लोगों की मौत हुई है। 2023 की तुलना में 2024 में 63% इजाफा हुआ है। इन हमलों में हर दिन औसतन 7 लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा पिछले 9 साल में 2024-23 में सबसे ज्यादा रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान अब जंग में जा चुका है। पाकिस्तान में जंग शुरू हो चुकी है और यह जंग गृह युद्ध है। पाकिस्तान के अंदर लड़ी जाने वाली युद्ध, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें बलूचिस्तान, जिसमें सिंध, सब शामिल है और सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए, अलग अलग हिस्सा। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.